हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी डेली जीके जीएस की जो सीरीज चलती है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? ऑप्शन आपके ए 2 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 3 प्रकार का या डी 1 प्रकार का। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। ये 3 प्रकार का होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो आपका बाहरी आक्रमण, युद्ध वगैरह से होता है। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन, जो बोलते हैं ना कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। एक होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, हालांकि ये अभी तक वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है भारत देश में। वित्तीय आपात ये होता है आपका 3 प्रकार का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद या डी रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। जो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन आपके ए ज्योतिबा फूले, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती या डी रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो थे, ये बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है ए औरंगजेब था, बी शाह आलम फर्स्ट था, सी बहादुर शाह जफर या डी शाह आलम द्वितीय। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध जो हुआ था उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन यहां पर आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? ऑप्शन आपके ए बीरबल को, बी अबुल फजल को, सी फैजी को या डी अब्दुल रहीम खाने खाना को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल को। ऑप्शन आपका यहां पर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, यानी कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी था, बी इल्तुतमिश था, सी अकबर था या डी बाबर था। तो साथियों, यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। मुस्लिम शासन राज का संस्थापक जो था वो मोहम्मद गौरी था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? ऑप्शन आपके ए चालुक्यों ने, बी पल्लवों ने, सी राष्ट्रकूटों ने या डी चोलों ने। तो साथियों, यहां पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने। जो एलोरा के पहाड़ी मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था? किस राजा ने हर की पौड़ी का निर्माण कराया था? बहुत ही फेमस है। ऑप्शन है ए राजा मंगल सेन ने, बी राजा विक्रमादित्य ने, सी राजा अशोक ने या डी राजा हरपाल ने।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी परम, सी मेघा या डी साइबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, यानी कि सरहुल पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन से ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरहुल पर्व जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन आपके ए केरल का, बी तमिलनाडु का, सी असम का या डी कर्नाटक का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का अद्वितीय त्योहार है। ऑप्शन है ए दीपावली, बी बिहू, सी विनायक चतुर्थी या डी छठ पूजा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। जो बिहार का अद्वितीय या प्रमुख त्योहार है वो छठ पूजा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। ऑप्शन है ए सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी वैश्विक दर्शन। जो महर्षि गौतम थे उनका संबंध किस दर्शन से है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, न्याय दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है ए कपिल, बी गौतम, सी पतंजलि या डी जैमिनी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक आपके पतंजलि थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, जो सबसे प्राचीन लिपि है भारत की वो कौन सी है। ऑप्शन है ए सिंधी है, बी प्राकृत है, सी खरोष्टी है या डी ब्राह्मी है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपके ए शांत घाटी में, बी कश्मीर में, सी सुरमा घाटी में या डी फूलों की घाटी में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी में। जो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है। आपको कमेंट में बताना है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का। ऑप्शन है ए गंगा नदीय डॉल्फिन, बी व्हेल, सी शार्क या डी मगरमच्छ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदीय डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है गंगेटिक डॉल्फिन वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कुनैन किस रोग में उपयोगी है। ऑप्शंस आपके ए मलेरिया, बी कैंसर, सी हैजा या डी एड्स। जो कुनैन है वो किस रोग में काम आता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। जो कुनैन है वो मलेरिया रोग के उपचार के लिए काम में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका
ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन जो है उसके बीच जो सीमा बनी हुई है उस रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी इंदिरा पॉइंट या डी डूरंड रेखा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन है उसके बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा किस किसके बीच है, किन किन दो देशों के बीच है, ये आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आपके ए केरल में, बी कर्नाटक में, सॉरी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में या डी गुजरात में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। जो कोरोमंडल समुद्री तट है वो समुद्र आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।